हमारे साथ पटना से सर्वेश भी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में। सर्वेश, वादों का पिटारा तो तेजस्वी यादव की तरफ से आज खोला गया, लेकिन जमीनी हकीकत अगर जानें तो क्या ये वादे वाकई में पूरे हो पाएंगे? क्योंकि एक तरफ बिहार का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े वादे कर दिए गए हैं। अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे? क्योंकि इससे पहले उनकी तरफ से कहा गया था कि हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं बिहार में, और अगर हर एक परिवार की बात करें तो लगभग 2 करोड़ के आसपास एक परिवार आता है। तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए कहां से इतनी वैकेंसी लाएंगे? धीरेन्द्र, देखिए यहाँ दो बातें समझने वाली हैं। जब नीतीश कुमार और पीएम मोदी ने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में सीधे डाले थे और कहा था कि जो भी रोजगार की दिशा में पहल करती हुई महिलाएं दिखेंगी उनको अतिरिक्त 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, उस वक्त तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि नीतीश कुमार के पास रोड मैप क्या है, पैसा कहाँ से लाएंगे, राजकोषीय घाटा इतना ज़्यादा है। अब वही तेजस्वी यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियाँ देंगे, हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। जीविका दीदियों के लिए वो कह रहे हैं कि लोन जो उन्होंने लिया है उसका ब्याज माफ़ कर देंगे, 2 साल तक ब्याज मुक्त लोन देंगे, 2-2 हज़ार रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा, 30 हज़ार रुपये उनकी अस्थायी सैलरी कर दी जाएगी, उनको अस्थायी नियुक्ति कर दी जाएगी, संविदा कर्मी है उनको अस्थायी कर दिया जाएगा। तो ये दावे तेजस्वी यादव तो कर रहे हैं, लेकिन रोड मैप वो खुद भी नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पास क्या रोड मैप है। हालांकि चुनाव के पहले, चुनाव अनाउंस होने के पहले उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो बहुत सारी घोषणाएं करने वाले हैं, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद वो करेंगे, क्योंकि पहले वो कर देंगे तो सरकार उसको तुरंत लागू कर देगी। क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि एनडीए की सरकार जो है उनकी योजनाओं का नकल करती है, नकल करके तमाम जो योजनाएं हैं उसको लागू करती है, कैबिनेट से उसको पास करा लेती है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उस समय कहा था कि बहुत सारी घोषणाएं हैं जिसका खुलासा वो अभी नहीं करेंगे, जब आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद करेंगे। और उसके बाद सरकारी नौकरी देने का वादा, जीविका दीदियों को अस्थायी करने की बात, संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की बात, लोन पे ब्याज मुक्त करने की बात, और इसके अलावा 5 लाख तक का बीमा कराने की बात उन्होंने कही है। तो एक तरह से तेजस्वी यादव खुद ही अपने सवालों में या अपने बातों में घिरते नजर आते हैं, जब वो ये कहते हैं कि वो इतना सब कुछ करेंगे और जब 10 हज़ार रुपये एनडीए की सरकार देती है महिलाओं के खाते में, तब वो कहते हैं कि सरकार कहाँ से पैसा लाएगी। तो उनके पास कहाँ से पैसा आएगा इसका कोई रोड मैप नहीं है। तो साफ तौर पे लगता है कि ये बस चुनावी रेवड़ियां हैं और कोशिश यही है कि कैसे भी करके बिहार की सत्ता पे काबिज हुआ जा सके, और इसी कवायद में इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि बिहार का राजकोषीय घाटा, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा है, और ऐसी परिस्थिति में जो योजनाएं जो बिहार सरकार ने अनाउंस की हैं उसी को ठीक ढंग से अमली जामा पहनाया जा सके, यही बहुत बड़ी बात होगी बिहार के लिए। बीजेपी की तरफ से सर्वेश एक बात कही जाती कि रोजगार देने वाला बनिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करिए, स्टार्टअप आप लाइए, अपने प्रदेश में लोगों को रोजगार दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से फ्रीबीज के वादे किए जा रही हैं, लोगों को रोजगार देने की बातें की जा रही हैं। लेकिन बिहार में अच्छी खासी संख्या पढ़े लिखे लोगों की है, उनको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि ये पॉसिबल नहीं है जिस तरह से वादे तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जो वहाँ पर तैयारियाँ कर रही हैं सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट की जॉब की तैयारियाँ कर रही हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया बनाएंगे तेजस्वी यादव? या फिर जो सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं हर एक परिवार के लोगों को, उनके लिए क्या क्राइटेरिया बनाएंगे? ये भी सवाल उठता है सर्वेश। देखिए, कोई रोड मैप नहीं है धीरेन्द्र उनके पास। अगर रोड मैप होता तो रोड मैप की भी जानकारी वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते। उनसे जब पूछा गया कि कहाँ से पैसा वो लाएंगे तो उन्होंने कहा सरकार बनने दीजिए तब बताएंगे। मतलब कि सारी बातें हवाई हैं। और जहाँ तक बातें वो नौकरियाँ देने की बात कर रहे हैं, 17 महीने में कहते हैं कि 5 लाख नौकरियां दे दी, लेकिन एनडीए कहता है कि मुख्यमंत्री के सिग्नेचर से नौकरियां दी जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो मुख्यमंत्री को ये पावर हो कि वो कहीं से अलग से नौकरियां बांट दे। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा करती हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 लाख नौकरियां उन्होंने देने की बात कही थी पहली कैबिनेट से। कैबिनेट की बैठक में 17 महीने वो बैठते रहे और 5 ही लाख नौकरियां दे पाए, अगर वो उनकी बात भी मान लें, अगर वो सच बोल रहे हैं तो देखिए तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं उन्हीं के खिलाफ ही खड़ी हो जाती है, उन्हीं की कही हुई बातें, और वो सवालों घेरे में खड़े नजर आते हैं। नीतीश कुमार की अगर बात करें, एनडीए की बात करें, तो 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने की बात और रोजगार देने की बात नीतीश कुमार ने कहा है, और चरणबद्ध तरीके से ये दी जाएंगी। तो चरणबद्ध तरीके से तो काम किया जा सकता है, लेकिन एक साथ एक बार में 10 लाख या 5 लाख लोगों को नौकरी आप दे दें, हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी आप नौकरी दे दें, एलिजिबल है नहीं एलिजिबल है, उतना पढ़ा लिखा है, उतना सक्षम है, उसकी योग्यता उतनी है, तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं सवालों घेरे में है। जो व्यक्ति खुद ही
कहता है कि 75% आरक्षण होना चाहिए सरकारी नौकरियों में तमाम जगहों पे, वो फिर जनरल कैटेगरी को कैसे उसमें नौकरी दिला पाएगा? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को घेरते हैं और तेजस्वी यादव इसमें घिरते हुए नजर आते हैं। और लोगों को ये समझ में आता है कि बस ये चुनावी रेवड़ियां हैं जो बांटने के साथ साथ बिहार के सत्ता पे पहुंचने की कवायद ज्यादा दिखती है। सर्वेश, एक बात और समझनी होगी, बिहार में जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ऐलान किए जाते हैं उसका एक रोड मैप तो है ही। नीतीश कुमार ने कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दिए जाएंगे, तो उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि प्राइवेट जॉब्स होंगी, स्टार्टअप्स होंगे या फिर संविदा पर लोगों को रखा जाएगा। ओवरऑल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जॉब दी जाएंगी। लेकिन तेजस्वी यादव तो एक कदम आगे निकल चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा मतलब हर एक परिवार से लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास परिवार होंगे बिहार, अगर पूरे बिहार राज्य की बात करें। हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात करें, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता इसमें। बिल्कुल धीरेन्द्र, वही तो मैंने कहा कि देखिए जो 75% आरक्षण की बात तेजस्वी यादव कहते हैं, और जब 75% आरक्षण की बात करते हैं तो 25% जो सीटें बचती हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए बचती हैं। और वो कह रहे हैं कि हर परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी देंगे, तो उस 25% में कैसे सारे जनरल कैटेगरी के लोगों को नौकरियां मिल पाएंगी हर परिवार से एक व्यक्ति को? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका कोई रोड मैप तेजस्वी के पास नहीं है। दूसरी तरफ वो जिस तरीके की बात करते हैं कि बिहार सरकार के पास राजकोषीय घाटा है, बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से लाएंगे? रोड मैप क्या होगा? नौकरियां सरकारी क्षेत्रों में क्या, सरकारी सेक्टर में क्या उतनी नौकरियां बची हुई हैं? क्या उतने लोगों को नौकरी दिया जा सकता है बिहार में 2 करोड़ से? यहाँ पर एक बात और समझने वाली ये सवाल हैं जिसके जवाब यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो खींचतान चल रही है सीटों को लेकर, कोई बात नहीं बन पाई है। जो तमाम प्रत्याशी कहीं पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी उतार दिए गए, कहीं आरजेडी की तरफ से भी प्रत्याशी उतार दिए गए, तो उनसे ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं ये फ्री वादे तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि ना उनके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है। तेज प्रताप यादव अलग अपना दल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। जब टिकट बंटवारे की बात आई थी, बहनों को टिकट देने की बात हुई थी, बहन अलग अपना चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उससे ध्यान हटाने के लिए भी ये वादे किए जा रहे हैं। 2-3 बातें हैं धीरेन्द्र। देखिए इसमें तो एक तो बात है कि ध्यान भटकाने की कोशिश तो है, दूसरी चीज़ ये है कि तेजस्वी यादव इतनी बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं महागठबंधन में ताकि लोग उन पर भरोसा करें और मुख्यमंत्री के तौर पर जब किसी का नाम लेने की बात आए तो तेजस्वी यादव का नाम लिया जाए। और तीसरी बात सबसे अहम है कि उनको जिस तरीके से महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर दरकिनार किया गया, उनके नाम की चर्चा नहीं हुई, उनके नाम पर मुहर नहीं लगाई गई, इसका भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को गुस्सा है। और इसलिए वो लगातार जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में सबसे बड़े बिहार के रहनुमा बनकर वही उभर रहे हैं, वही बिहार का कायाकल्प कर सकते हैं, बिहारियों का भला कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को खुद भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई जैसा कि मैंने बताया, कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है कि कैसे ये पैसे आएंगे, कैसे वो ये जो वादे कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। इस बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं है। उसके बारे में सीधे कहते हैं जब सरकार बनेगी तब एक एक चीज़ का खुलासा करूंगा। तो ये बात साफ हो जाती है कि सरकार बनाने के लिए तमाम वादे किए जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद कई बार ऐसा देखा गया, कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि वादे किए गए हैं चुनाव के दरमियान, लेकिन जब सरकार बन गई है तो उन वादों को भुला दिया जाता है और तमाम बातें उसके सामने आ जाती हैं। कहीं तो राजकोषीय घाटा आ जाता है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आ जाती है और तमाम चीज़ें हैं जो उसके बाद सामने आ जाती हैं और उसको लेकर फिर जो उसको ठंडे बस्ते में जो वादे होते हैं वो ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। सर्वेश, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 144 सीटों पर पहले तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान किया गया, सिर्फ 1 सीट छोड़ी गई अपनी सहयोगी दलों के लिए, लेकिन जो बाकी महागठबंधन के दल हैं वो तो फुल कॉम्प्रोमाइज करे। कांग्रेस की तरफ से अपने सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़ी जा रही। जेएमएम ने पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था, 6 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था, उससे पीछे हट गई। सीपीआई-एमएल भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तो जो महागठबंधन का दायित्व होना चाहिए था सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी यादव का, वो भूमिका भी नजर नहीं आ रही। वो बिखरता हुआ महागठबंधन दिखाई दे रहा है। इसका भी एक मैसेज जाएगा जनता के बीच में जब मतदान होगा। बिल्कुल, देखिए बिखर चुका है महागठबंधन। देखिए जब 143 सीटों पे तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार खड़े कर दिए, 61 सीटों पे कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े कर दिए, 15 सीटों पे वीआईपी ने उम्मीदवार खड़े कर दिए। हालांकि इसमें से कई ऐसे हैं जिनके उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है, लेकिन वो दूसरे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको समर्थन देकर फिर से उनको मैदान में लाने की और अपनी पार्टी को वहाँ जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है इंटैक्ट नहीं रहा। 10 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे महागठबंधन के 2 दल आमने सामने हैं।
उसको लेकर भी अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। अशोक गहलोत का आज का बयान बहुत बड़ा बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब 243 सीटें होती हैं तो 5-6 सीटों पे फ्रेंडली फाइट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे साफ लगता है कि आपस में सहमति नहीं है। अशोक गहलोत तेजस्वी यादव से मिले, लालू यादव से मिले, तेजस्वी यादव से करीब 50 मिनट, तकरीबन 1 घंटे तक की उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद तेजस्वी यादव के आवास से अशोक गहलोत, कृष्णा अल्लावरू सीधे राबड़ी आवास पहुंचे, वहां लालू यादव से मिले। लालू यादव से 10-15 मिनट की मुलाकात हुई, लेकिन लालू बात नहीं माने और लालू ने साफ वहां पे इनकार कर दिया कि जो भी इन लोगों की जो भी कवायद है उसको एक तरह से कहें तो दरकिनार करते हुए लालू यादव ने उनकी बात नहीं मानी। अब उस वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने हालांकि ये जरूर कहा कि सब कुछ ठीक है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय अभी तक मुकर्रर नहीं है। अभी तक तय नहीं हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होगा, कब होगा, कल होगा तो कहाँ होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे हैं। और ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब से आचार संहिता लगी है तब से लगातार हर दिन सुनने को मिल रहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, शाम को होना है, 3 बजे होना है, 4 बजे होना है, 5 बजे होना है, और लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलता रहा है। एक भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, एक भी साझा चुनाव प्रचार का कार्यक्रम नहीं हुआ, एक भी साझा घोषणा ठीक है पत्र नहीं सर्वेश, आया। यानी कि इससे समझ महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और उसी का ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ से इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए।